ठीक है। तो हम लोगों को नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड देखने हैं अब, ठीक है। इसका फोकस नहीं बनता इसलिए लिखना होता है। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड बहुत तरह के हैं, जैसे HNO2O जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, अभी आपको बताया था। आस हो गया तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे निकाल देना, 3 आएगी प्लस की, माइनस का 4 प्लस का 1। फिर है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हमारे सिलेबस में इसे ही पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड एक आ गया तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देख भी लो। 3 × -2 होगा -6, -6 + 1 -5, तो इसका +5 ऐसे। तीसरा आएगा देखो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कुछ ऐसा जोड़ना है कि साथ में क्या है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो एक H2N2O2 भी होता है, H2N2O2 यहाँ पे निकालना ज़रा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की, अलग अलग नहीं, इंडिविजुअल नहीं, कॉमन निकालो। यहाँ पे वो नहीं है, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं। निकालो, नाइट्रोजन की x मान लो तो 2x हो गई, हाइड्रोजन की +2, ऑक्सीजन की -4 बराबर का 0। 2x यहाँ से आएगा -2, उधर जाके +2, x की वैल्यू +1 आ गई, तो और भी कम है, तो एक तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, अस आएगा। इसे बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। अब बहुत सी ना पी ब्लॉक में रिएक्शंस आएंगी, तो रिएक्शन को ना इनोवेटिव तरीके से करना। मान लो कोई रिएक्शन है A + B गिव्स अ C + D, आगे इनके स्टोइकोमेट्री भी होगी ABCD। तो आप कैसे इनोवेटिव कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, इसे गायब कर लो, वाइट पेपर में लिखो, सॉल्व करो। और सारे ऐसे मत करना, कभी ये गायब कर देना ऐसे, कभी मोल्स भी गायब कर देना, कभी पूरा एक रिएक्टेंट पोर्शन या प्रोडक्ट पोर्शन ही कम कर देना। तो रिएक्शन ऐसे प्रिपेयर करो। अब हमारे कोर्स में तो नाइट्रिक एसिड है, तो हम पढ़ेंगे भैया क्या, नाइट्रिक एसिड या हाइपोनाइट्रस एसिड है। अपन लोगों को तो सिर्फ नाइट्रिक एसिड पढ़ना है अपने कोर्स में, नाइट्रिक एसिड है HNO3। पहले उसकी लैब प्रिपरेशन देखेंगे, फिर वो एसिड होता है ये भी देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बढ़िया है, ये चीज़ है HNO3। दिस इज सेकेंड मोस्ट किंग या वजीर भी बोल सकते हैं इसे एसिड का, किंग ऑफ केमिकल तो H2SO4 ही है, HNO3। पर क्लोरिक एसिड उससे भी खतरनाक है H2SO4 से, बट बोलते नहीं है इतना ना। HClO4 जो होता है पर क्लोरिक एसिड, वो उससे भी खतरनाक है। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड तो है ही, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिक्कत तो नहीं होती, देख लो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑयल रिग बताए थे ना, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिग रिडक्शन इज गेन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए इसे गेन कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब किससे, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उसे गेन किसने करा, रिड्यूसिंग एजेंट ने करा। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसे इलेक्ट्रॉन मिले कहाँ से, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये सारी रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, वही रिडक्शन का जो हमारा एलिमेंट है वो गेन करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे वो रिड्यूसिंग एजेंट ने गेन करे, और रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको गेन कहाँ से हुए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने लूज़ करे, ये चीज़ है। HNO3 की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो इसकी कितनी है, वहीं से -6 + 1 तो प्लस की 5 है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही दिखा नहीं सकता ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन, ठीक है। इससे ज़्यादा क्यों नहीं शो कर पाता, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ वैकेंडी ऑर्बिटल होता है, ये मैक्सिमम है। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, है ही नहीं उस पर, कौन से, वैकेंट ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल हमेशा ही वैकेंट होने चाहिए, बट किसी में वो प्रेजेंट होते हैं, किसी में वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, तो ये आप याद रखना। अब इसकी लैब प्रिपरेशन देख लो। इंडस्ट्रियल तो आप लोगों को पता ही है, ओसवाल्ड प्रोसेस होती है, 3 ही तो आपको भी देखनी है। हेवर्स प्रोसेस होती है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ओसवाल्ड प्रोसेस होती है फॉर द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 ओलियम वाली फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो लैब प्रिपरेशन में
सबसे पहले इसे कैसे बनाते हैं, हम लेते हैं NaNO3, क्या होता है ये सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, और इसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करा लेते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। H2SO4 कैसी फॉर्म में होना चाहिए, डिल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, तो आप पे बनता है HNO3, और मेरे हिसाब से सोडियम डाइसल्फाइड Na2H2O3 ऐसे कुछ बनता है, या Na2H2O4 बनेगा। क्या बनेगा, HNO3, एक H गया और NO3 गया, एक H गया, एक NO3 गया, अब एक H बचा, एक SO4 बचा और एक Na बचा, ठीक है, तो NaHSO4 बन गया, NaHSO4, देखो बैलेंस है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, HNO3 तो आपको पता ही है, H2SO4 पता है, वो सोडियम नाइट्रेट है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इसकी लैब प्रिपरेशन, इसे भी वही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में करना, या इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, Na की जगह K भी ले सकते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, तब भी बन जाएगा। H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप पे क्या बनेगा, आप पे एक तो बनेगा HNO3 जो कि अपना हीरो है नाइट्रिक एसिड, साथ में NaHSO4 की जगह KHSO4 बनेगा, KHSO4, इसे भी आप जानते ही हैं क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे इसे, ठीक है भैया, शाबाश। अब इसके अगर हम कमर्शियल प्रिपरेशन देखें तो वो होती है ओस्वाल्ड प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, ओस्वाल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो जो इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन है वो होती है ओस्वाल्ड प्रोसेस, HNO3 की कमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है। तो हमें देखना है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ HNO3 जो कि होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। इसमें हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, अमोनिया का। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हेयर देयर इज़ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, हेयर देयर इज़ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विफाइड अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं हम अमोनिया का बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो कैटेलिस्ट याद है ना, 2-3 बताए थे मैंने, लिंडेलार्स कैटेलिस्ट, जिगलर नेटा कैटेलिस्ट है ना, विल्किंसन कैटेलिस्ट, तो वो याद रखना सब चीज़, ठीक है। यह है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से होता है ये, एसिड लिख दिया सर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बहुत सारे स्टेप में होता है, स्टेप 1 देख लो क्या है, इन्हें याद मेरे को भी नहीं होते, तुम भी थोड़ा बहुत इसी साल याद करना है, कर लेना। सबसे पहले पैलेडियम लेते हैं, ठीक है, 4NH3 + 5O2 पैलेडियम होता है, या रदरफोर्डियम यूज़ कर लो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इसमें मिलता है NO और H2O, नाइट्रस ऑक्साइड NO और H2O, बैलेंस करेंगे, 4 3 × 12, 6H2O और 4NO, बैलेंस हो गया, 6 और 4 10, हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर प्रेशर आपके भरोसे है, आपको याद करने कर लेना, 500 केल्विन में, ठीक है। कितने में करते हैं इसे, 500 केल्विन में करते हैं। स्टेप 2 देखेंगे, स्टेप 2 में होता क्या है, ये जो हमारा NO बना इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाते हैं, इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हो, है ना। NO के को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, 2NO2 बनाती है ये, ठीक है। तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2। स्टेप 3, तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2 हो गया। तो अब NO2 और H2O को रिएक्ट कराते हैं, NO2 और H2O को रिएक्ट कराएंगे, स्टोइकियोमेट्री पता नहीं है, बट HNO3 बनता है, और HNO3 पूरी कंसनट्रेशन में तो बनता नहीं, जैसा आपको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में तीसरे स्टेप में H2SO4 बन जाता है। 5 स्टेप तक क्यों जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में नहीं होता, तो HNO3 68% बनता है यहाँ पे। साथ में एक और चीज़ लिंक लेगी, अभी इसे बैलेंस करना पड़ेगा, HNO3, ठीक है। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, HNO3, साथ में बस ये पता चल जाएगा और क्या निकलता है, हाँ NO ही निकलेगा, NO। अब इसे बैलेंस करना है, 3NO2, 2HNO3 और वो NO ऐसी, 3 नाइट्रोजन यहाँ, 2 और 1 यहाँ पे,
6 हाइड्रोजन और एक 7, तो 6 और एक 7। हाँ, कुछ बैलेंस करने के लिए है नहीं, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, सब चीज़ बैलेंस है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उस वाला प्रोसेस देख लो आप। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, पैलेडियम डालते हैं। पहले 4NH3 होता है, NH3 को O2 से रिएक्ट करेंगे, बैलेंसिंग में आ सकती है ये, ठीक है। NH3 को रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में NH3 को O2 से रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, ये यहीं यूज़ हो जाते हैं। H2O, NO और O2, NO2 बनाते हैं, NO2 की रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो HNO3 बनता है। केमिस्ट्री का यही पोर्शन सबसे खतरनाक हो जाता है, जब एक बार C+O CO बनाते हैं और C+O CO2 भी बना देते हैं, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। ये अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं HNO3 की। HNO3 की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो ये कलरलेस लिक्विड होता है जनरली। जैसे वो तो अलग बात है कि जो आपका H2SO4 होता है वो पीले कलर का दिखने लग जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, होता तो वो भी कलरलेस है। तो HNO3 क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इट इज़ कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे तो बेस बोलना चाहिए, बट इससे भी बड़े बड़े महारथी हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम मैग्नेट हो गया वाले, तो इसको गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। और इसमें भी रेजोनेशन बनता है यार, ठीक है। अगर आप HNO3 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, O O O एक H, मेरे हिसाब से ऐसे बन जाएगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है HNO3, हाँ ऐसे ही बनेगा। और कुछ तो कर नहीं सकते इसमें, नहीं बस। अब होता क्या है, कभी ये लोन पेयर इसे मिलते हैं, वैसे तो 4 वैलेंसी बनानी है ना, तो कभी ये लोन पेयर इसे मिलते हैं या कभी ये लोन पेयर उसे मिलते हैं। तो जब इसे मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। कैसा कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जब इसे मिल जाएंगे। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, RS आप पूरा लिखे करें। नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिखाएगा वैलेंसी, तो 1 2 3 4, ये पार्शियल डबल बॉन्ड को भी गिनो तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए 2 2, तो इस ऑक्सीजन की 2 है, 1 और 1 2। इसकी तो नहीं है, बट इन दोनों के बीच में होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रेजोनेंस, इन दोनों के बीच में ही होते हैं। तो ये दोनों ही धोखे में रहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, और ऐसा होता नहीं है, आपको दिख ही रहा है। इस पर कभी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, कभी ये लोन पेयर इसे मिल जाए तो उस पर हो जाएगा। तो HON, एक बार लोन पेयर नीचे को बनाओ, ठीक है। ये ऑक्सीजन इधर है, ये ऑक्सीजन इधर है। अब ये इसे दे दोगे तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे आ जाएगा। अभी भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है, रेजोनेंस है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पर क्या है, रेजोनेंस है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं O1 O2 बोलूँ इसे O1 O2, तो ये दोनों धोखे में रहते हैं कि हम ही नाइट्रोजन की 4 कोवैलेंसी को पूरा कर रहे हैं या 4 वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कभी तो नाइट्रोजन बहुत बेपरवाह सा है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसे दे देता है ऊपर वाले ऑक्सीजन को, उससे अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर लेता है, 1 2 3 4, इसको धोखे में रखता है। और कभी इसको दे देता है तो वो धोखे में रहता है। तो ऐसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप खास बात देख लो। अब यहाँ पे 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, वो देख लो। एक बार होती है लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, एक बार होती है हॉट एंड कंसनट्रेटेड अमोनिया के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ही बहुत इंपॉर्टेंट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो वो रिएक्शन आप याद रख लेना क्या क्या है। HNO3 की है, एक बार डिल्यूट HNO3 डालेंगे, एक बार कंसनट्रेटेड डालेंगे, तो कुछ ऐसी है। कॉपर प्लस, पहली रिएक्शन है इसमें कॉपर प्लस HNO3, एक बार हम डालेंगे डिल्यूट, और दूसरी है कॉपर प्लस HNO3, एक बार हम डालेंगे कंसनट्रेटेड। इफ़ आई हैव टू चूज़ वन स्पेशल रिएक्शन, दीज आर देम बोथ, इन दोनों को ही चूज़ करूँगा, ठीक है। बाकी 2 और भी हैं HNO3 की, बट ये मेन है। जब हम डिल्यूट रखते हैं तो 3 कॉपर लेते हैं और 8 HNO3 लेते हैं, 3 कॉपर और 8 HNO3, जबकि यहाँ पे 4 कॉपर होता है और मेरे हिसाब से वहाँ पे भी 4 ही होता है।
3 कॉपर 8 HNO3, नीचे 4 तो होता ही था, 3 कॉपर प्लस 8 HNO3 4, और ये 1 होगा, ये 4 होगा। अब देखो ये दोनों रिएक्शन क्या देते हैं, याद रखना ये डिल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है। अब फैक्टर में याद रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक तो देता है कॉपर नाइट्रेट, दोनों ही देते हैं, साथ में एक में NO निकलता है, एक में NO2 निकलता है। जब हम कंसनट्रेटेड डालते हैं तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का निकलता है, और जब हम डिल्यूट डालते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का निकलता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ बन जाता है कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट पर, साथ में NO निकलता है, साथ में H2O निकलता है। अब इसे बैलेंस करना है यार, और कुछ नहीं करना। तो नाइट्रेट कितने हैं, 8 है ना यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रेट ज़रूरी भी नहीं है कि सारे ही बैलेंस कर लो, कॉपर 3 है तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 ये रहे, 3 ये रहे, 3 2 6, 6 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ 2 NO लगा देंगे। अब देखो वाटर कितना है, तो कॉपर सारे बैलेंस हो गए, NO3, नाइट्रोजन कितने हैं, 6 हैं और 2 8 नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन कुल मिला के 24 है, तो 3 2 6, 6 3 18, 18 19 20, 4 लगा दें, 24। देखो बैलेंस हो गया सारा, 3 कॉपर बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं, 3 2 6, 6 नाइट्रोजन और 2 वहाँ 8 नाइट्रोजन यहाँ बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन 8 है, तो 8 कैसे होंगे, 4 2 8, ऑक्सीजन देखो 8 3 24, 24 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, अंदर से 18 आने चाहिए, तो 3 2 6, 6 3 18। तो याद रखना, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +2 आ रही है, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब भी हम क्या यूज़ करेंगे, HNO3 करेंगे तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा, ठीक है ये। और जबकि हम जब कंसनट्रेशन में HNO3 को यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तब भी कॉपर नाइट्रेट तो बना CuNO3 होल ट्वाइस, बट NO2 बना, NO की जगह NO2 बना और H2O बना। अब जरा इसे बैलेंस करेंगे, कॉपर 1 है तो 1 ही रहने देंगे, कुछ दुर्गति नहीं करेंगे। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन अब कितने हैं, 12, 3 2 6, 6 और यहाँ पे कितने हैं, ये 4, 10 और 2 12। तो देखो बैलेंस हो गई, कॉपर 1, ठीक है। नाइट्रोजन कितने, 4, 2 यहाँ 2 यहाँ पे भी 4 हैं। हाइड्रोजन कितने, 4, तो 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 12 हैं, 4 3 12, 3 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, ये याद रखना। बट यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, क्योंकि ये -4 होगा तो ये +4 आएगा, तो ये मोर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, +4। तो एक बार अच्छे से देख लो ये रिएक्शन, आप कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। 3 8 1 4, 3 8 1 4, 3 8 1 4, 3 8 1 4, ठीक है ये। तो 3 कॉपर, और डिल्यूट में देखो ज़्यादा कॉपर की रिक्वायरमेंट है, और देखो ये भी ज़्यादा लगा है, HNO3 रिएक्शन करवानी है, डिल्यूट पे तो इतनी पावर नहीं होती जितनी कंसनट्रेटेड में होती है, तो वहाँ 8 लगे। तो 3 कॉपर और 8 HNO3 जो है क्या बनाया, 3 टाइम्स ऑफ। अब ये तो आगे की ज़िंदगी आसान है, बस आपको प्रोडक्ट याद रखना है, कॉपर और नाइट्रेट बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट डिल्यूट है तो NO बनेगा, H2O तो कॉमन है, कॉपर और HNO3 कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही। अब सिंगल है तो ये भी सिंगल बना, साथ में क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है तो NO2 बनाना, और वाटर तो निकलेगा, बाकी बैलेंस कर लेना, ठीक है ये चीज़ें। तो 2 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2 जिंक के साथ है, ठीक है, 2 हमारी किसके साथ है, जिंक के साथ है, जिंक वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी ऐसी है, पहली दूसरी, ये 4 तो अच्छे से मतलब 10 बार आप लिखना, बोर्ड से पहले 10 बार कम से कम लिखना, तब तो मज़े भी हैं, ठीक है। तो तीसरी देखो, चौथी देखो, बाकी तो मैं और भी काफ़ी लिखाऊंगा, बट अभी ये 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी देखो आप पे, तीसरी क्या है, Zn है, HNO3 है, Zn है, HNO3 है, ठीक है। एक बार डिल्यूट, एक बार कंसनट्रेटेड, तो यहाँ पे वही है, ये 10 होगा, ये 4 है, ये 4 होगा शायद, हाँ 4 Zn 10 HNO3, हाँ ये 4 है, ये 1 है। अब दोनों में ZnNO3 बनेगा, H2O बनेगा, और एक में N2O बनता है, एक में NO2 बनेगा, ठीक है, बस ये फ़र्क है। जबकि वहाँ पे क्या है, जब हम किससे रिएक्ट कराते हैं, कॉपर से रिएक्ट कराते हैं, तो डिल्यूट में तो NO बनता है, कंसनट्रेटेड में क्या बनता है, NO2, जबकि यहाँ
आपका क्या बनेगा, एक तो बनेगा जिंक नाइट्रेट, जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो ZnNO3 होल ट्वाइस बनेगा, साथ में एक आपका वाटर निकल जाएगा, साथ में आपका यहाँ पे N2O निकलेगा, जबकि यहाँ NO2 निकलेगा। यह बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2, यह बनेगा। अगर यहाँ वैलेंसी देखें तो ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पे +1 आएगी बच्चे, आएगी नहीं आएगी, -2 है, 2x है तो +1 आ गई, जबकि यहाँ +4 है। ये लेस ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये मोर ऑक्सीडेशन स्टेट का है। ठीक है, ये चीज़ है। बस अब इसे बैलेंस करो बच्चे। 4 जिंक है तो ऑब्वियसली इसे 4 बनाना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। 4 जिंक है तो ये 4 हो गया, 4 जिंक हो गया। और तो क्या कर सकते हैं इसमें, बस बाकी तो आपको बैलेंस ही करना है और कुछ नहीं है। 4 जिंक है, 4 जिंक हो गए, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है भैया, 10, 5 लगाना पड़ेगा फिर यहाँ। अब देखते हैं फिर, 10 है तो 5 लगाना पड़ेगा, तभी तो 5 2 10 होगा। नाइट्रोजन कितने हैं, 4 2 8, और यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 10, तो ये तो छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ नाइट्रोजन 10 है, 4 2 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गए। ऑक्सीजन मतलब इसे तो छेड़ना ही नहीं है। अब क्या बचा, जिंक हो गया बैलेंस, 4 जिंक बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन कितना है, 30 है, ऑक्सीजन 30 है। नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना था, नाइट्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 10 हो गए, 4 2 8 और 2 10, ऑक्सीजन 30 है। तो 30 कैसे होंगे देखिए, 4 2 8 8 3 24, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6 6 4 24, 24 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए 25 और 5 वहाँ 30, तो ये तो बैलेंस हो गई। अब यहाँ देखेंगे जिंक 1 है तो जिंक 1 ही रखेंगे भैया। हाइड्रोजन 4 बनाने हैं तो यहाँ 2 लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और कहीं में नहीं है तो वो सेफ प्ले कर लो। नाइट्रोजन 4 है तो 2 तो यहाँ है, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बैलेंस हो रहा है, जिंक 1 है, हाँ 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, नाइट्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो हाइड्रोजन 4 यहाँ हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 12 हैं, तो 6 यहाँ, 7 8 यहाँ और 9 10 11 12 यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शंस है, आपको याद रखना है। मैं एक शॉर्टकट बना लेते हैं यहाँ पे। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि जब कॉपर और HNO3 डिल्यूट फॉर्म में हो तो भैया वो तो कोई बात ही नहीं है कि CONO3 होल ट्वाइस बनेगा। मेन बात क्या है कि यहाँ पे क्या बनता है, बोलो, NO बनता है। ठीक है, और जबकि कॉपर और HNO3 कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, कैसी फॉर्म में हो, कंसनट्रेटेड, तो NO2 बन जाएगा। जब जिंक और HNO3 हो डिल्यूट फॉर्म में तो लाफिंग गैस बनती है N2O, और जब जिंक और HNO3 होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो आपका बनता है NO2। बाकी राम भरोसे आप लोग याद रखें, ये हो जाएगा आप लोगों से। क्लियर है इतना, शाबाश। चलिए, तो अब नाइट्रोजन के बाद दूसरा जो सबसे प्रोमिनेंट मेंबर है फॉस्फोरस, उसके बारे में बात करेंगे। फॉस्फोरस ने तो हद ही कर दी, उसने इतने सारे एलोट्रॉप्स बनाए नाइट्रोजन को छोड़ के, सभी कैटिनेशन प्रॉपर्टी और फॉस्फोरस कैटिनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन को छोड़ के और एलोट्रॉपी शो करते हैं। तो हम फॉस्फोरस से डील करेंगे यहाँ पे। तो जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो है फॉस्फोरस। ठीक है, कहाँ से आता है, ग्रुप 15 से आता है। बहुत बढ़िया, ग्रुप 15 से आता है और एटॉमिक नंबर भी इसका कितना होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। एलिमेंट आपको पता है, P से डिनोट करते हैं इससे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये होगी, 3 और 2 5 और आगे के 10। ठीक है, फॉस्फोरस एग्जिबिट एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, वेरियस फिजिकल फॉर्म, अलग अलग, जैसे कार्बन का कोल भी होता है, पिग्नाइट भी होता है, सुना है ना आपने, कोल होता है, और क्या होता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, ऐसी ऐसी फॉर्म्स होती हैं। तो एलोट्रॉपी उसे ही बोलते हैं, वेरियस फिजिकल फॉर्म।
इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। तो जो हमारा फॉस्फोरस होता है दैट विल एग्जिबिट एलोट्रॉपी टू लार्ज एक्सटेंट, बहुत लार्ज एक्सटेंट में एलोट्रॉपी करता है ये। इसके एलोट्रॉप्स क्या क्या हैं बच्चों? एलोट्रॉप्स फॉस्फोरस के क्या क्या हैं? तो एक तो है वाइट फॉस्फोरस, एक है रेड फॉस्फोरस। येलो नहीं होता बच्चे, येलो क्यों बोल रहा है, थप्पड़ खाएगा क्या? क्या क्या है? वाइट फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है, और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस। यार ब्लैक फॉस्फोरस दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा ब्लैक बोल लेंगे इसे बीटा, और एक इसे बीटा ब्लैक बोल लेंगे। ये सब ना एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है फॉस्फोरस की, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट तो बहुत एंगुलर स्ट्रेन वाली होती है, रेड थोड़ा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक अभी भी स्टडी चल रहा है ब्लैक का ना, बट मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं इन सबको ना, तो ये आपस में इंटरचेंज भी होते हैं। जैसे फॉस्फोरस जनरली कैसी फॉर्म में पाया जाता है? P4 फॉर्म में पाया जाता है। कैसी फॉर्म में पाया जाता है? P4। P2 फॉर्म में भी पाया जाता है जब कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो या जब वेपर फेज़ हो, तो P4 फॉर्म में पाया जाता है। बट जैसे वाइट फॉस्फोरस को हमें रेड बनाना है तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। फॉस्फोरस जनरली ऐसे फॉर्म में पाया जाता है सॉलिड में, और अगर वेपर फॉर्म, वही बोल रहा था मैं, वेपर में ये सिर्फ P2 बनाने में खुश है, ठीक है, तो ऐसी फॉर्म में पाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं वाइट फॉस्फोरस को रेड फॉस्फोरस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसे हीट करना होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जो है 553 केल्विन। 553 केल्विन में हीट कर दोगे तो वाइट किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। तो इंटर कन्वर्जन रिएक्शन, इंटर कन्वर्जन रिएक्शन इनकी RXN है रिएक्शन। तो जैसे वाइट फॉस्फोरस है उसे हमें रेड फॉस्फोरस में चेंज करना है, तो हीट करेंगे 553 केल्विन में। कितने में हीट करते हैं? 553 केल्विन में हीट करते हैं, ठीक है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर देते हैं। अरे यार तुम्हारी न्यूटन की बुक में तो ये अलग होगा, चलो कुछ नहीं, इसे 573 केल्विन कर लो। NCERT में 553 है बट काम चला लेंगे, और इसे देते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्या देते हैं? इनर्ट एटमॉस्फेयर देते हैं। क्लियर? किसका दे सकते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड का दे सकते हैं, CO2 का दे सकते हैं, N2 का दे सकते हैं इसको। दूसरा आपको जायज़ ही है, रेड फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस को ब्लैक फॉस्फोरस में चेंज करेंगे। पर ब्लैक फॉस्फोरस दो फॉर्म में होता है, अल्फ़ा और बीटा। होता ही नहीं होता है, अल्फ़ा फॉर्म में ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, बीटा में कम लगता है। तो रेड फॉस्फोरस को एक बार तो हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस में, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस में, और एक बार रेड फॉस्फोरस को हम कर लेते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में। मज़े की बात यह है, अगर ये 573 है तो यहाँ पे देना पड़ता है 473 केल्विन, और यहाँ पे हीट करने में देना होता है 803 केल्विन, 803 केल्विन देना होता है, बात बन जाती है। ठीक है भैया, तो देख लो वाइट फॉस्फोरस को अगर रेड फॉस्फोरस में करना है तो 773 केल्विन में हमें क्या करना पड़ेगा? इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसे हीट करना पड़ेगा, तो वाइट फॉस्फोरस चेंज हो जाएगा किस में? रेड फॉस्फोरस में। जबकि रेड फॉस्फोरस को अगर अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस में चेंज करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा 803 केल्विन में, और अगर बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा 473 केल्विन में। क्लियर है? थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज़ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन वाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस में दोनों ही प्रॉपर्टी इंक्लूड कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा दोनों ही। तो हमें कंपैरिजन करना है इनका, कंपैरिजन हम कर लेंगे। इधर लिखेंगे वाइट फॉस्फोरस, इधर लिखेंगे रेड फॉस्फोरस, इधर लिखेंगे ब्लैक फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस में दोनों ही फॉर्म अल्फ़ा और बीटा, दोनों ही फॉर्म की हम बात करना चाह रहे हैं। मार्कर ने बड़ा परेशान कर रखा है यार। ठीक है बच्चे, तो वाइट देखो इनका कंपैरिजन पहले ये देखेंगे कि कैसा होता है। तो ब्लैक फॉस्फोरस का तो इतना नहीं पता, डिबेटेबल है, बट वाइट फॉस्फोरस वैक्सी सॉलिड होता है। कैसा होता है? वैक्सी, वैक्स फॉर्म में होता है, वैक्सी सॉलिड होता है।
ठीक है, जो जो हमें प्रॉपर्टी पता चली है, ऐसे नहीं है कंपैरिजन है, जो जो प्रॉपर्टी पता चली है वो लिख रहे हैं। वाइट फॉस्फोरस जैसे वैक्सी सॉलिड होता है, इसका होता है आयरन ग्रे फॉर्म, आयरन ग्रे टेक्सचर होता है, आयरन ग्रे टेक्सचर होता है, और इसका डिबेटेबल है तो अभी छोड़ रहा हूँ, बट ये पॉइजनस फॉर्म होता है। कौन? ब्लैक फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है, उल्टा बता रहे हैं सर, ब्लैक फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, वो होता है वैक्सी सॉलिड वाला पॉइजनस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस वाला पॉइजनस नहीं होता। इसे डिबेटेबल लिखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, ब्लैक तो है पर ब्लैक में कैसा टेक्सचर है, मेटालिक है या गैसेस फॉर्म में, तो इसमें दिक्कत है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अच्छा, वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, वैक्सी सॉलिड वाला जो है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। रेड फॉस्फोरस पॉइजनस नहीं होता, उसमें स्ट्रेन बहुत होता है, एंगुलर स्ट्रेन बहुत होता है, इसलिए वो पॉइजनस होता है। ये तो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है और ये भी नॉन पॉइजनस होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप एडप्ट कर लें इसका टेक्सचर कैसे होता है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, सॉरी आई कांट रिकॉल। अब देखते हैं कौन सॉल्युबल होता है पानी में, कौन नहीं होता, ठीक है, ये है, तो ये है इनसॉल्युबल इन वाटर। वैक्स कहाँ मिलती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में क्योंकि ये धागे के जैसा होता है, पॉलीमरिक फॉर्म होती है, ये सॉल्युबल होता है पानी में, सॉल्युबल इन वाटर। अल्फ़ा बीटा अलग अलग उसमें होते हैं हाइड्रेशन एनर्जी में, बट हो जाते हैं। अब एक और देखते हैं डाइसल्फाइड, कौन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, कौन नहीं होता। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें हो जाता है ये, लाइक डिज़ोल्व लाइक ना, वही बात है। ये इनसॉल्युबल होता है किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में, और ये भी इनसॉल्युबल होता है किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है, CS2 में। इसके बाद मेन चीज़ है कि एक चीज़ होती है, जैसे आपने सुना होगा फ्लोरसेंस। फ्लोरसेंस मतलब क्या होता है, फ्लोरीन से रिलेटेड तो नहीं है, फ्लोरसेंस मतलब होता है चमक, जैसे जुगनू में होती है, फ्लोरीन से रिलेटेड है। सोचो जैसे फॉस्फोरसेंस होती है, फॉस्फोरस के कंपाउंड होते हैं, वो बायोल्यूमिनेसेंस या केमिल्यूमिनेसेंस करते हैं, वो बात है, चमकते हैं वो, है ना, जैसे रेडियम चमकता है। ऐसे ये जो वाइट फॉस्फोरस है, इसका वैक्स जो है ये चमकता है UV लाइट में, तो इसे बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस, ये चमकता है, ग्लो करता है इन UV लाइट में ग्लो करता है ये नहीं करता, ये भी नहीं करता। तो ये कुछ हमें डिफरेंस पता चला था जो हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए देख लीजिए आप, ठीक है। अब सबसे मेन बात, इसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत होता है, तो ये लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है, और वो बीच का होता है और थोड़ा डिबेटेबल है। अल्फ़ा बीटा फॉर्म अभी भी डिस्कवर्ड, और मतलब अभी भी उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उसको अभी अलग ही रखते हैं। ये लीस्ट स्टेबल होता है, जो लीस्ट स्टेबल होगा वो स्टेबल बनने के लिए बहुत उतारू होगा, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो लीस्ट स्टेबल है, कम स्टेबल है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो लीस्ट स्टेबल मोर रिएक्टिव, मोस्ट स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव उसका डिबेटेबल है, तो उसके बारे में अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, क्लियर है, गुड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नई चीज़। अब वाइट फॉस्फोरस की थोड़ी बात कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यों उसमें एंगुलर स्ट्रेन है, क्यों वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बारे में बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वाइट फॉस्फोरस की। यहाँ पे एक गैस भी आएगी, फॉस्फीन, हार्मफुल गैस होती है, फॉस्जीन होती है एक, तो CaOCl2, ठीक है, वो तो आप वहाँ पढ़ोगे हेलो एल्केन एंड हेलोरीन में। फॉस्जीन कौन बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है ना, तभी उसे डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं वाइट फॉस्फोरस की, वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस कैसे होता है यार, उसके ना बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बहुत रिपल्शन होता है उसमें, इसलिए दिक्कत है, उसमें एंगुलर स्ट्रेन भी काफ़ी है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। वाइट फॉस्फोरस जनरली P4 फॉर्म में होता है, P4 फॉर्म में होता है, फॉस्फोरस होता है,
फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है, एक ऐसे गैली फॉर्म होती है ऐसी, ठीक है। इसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है। फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद सोचो, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बन रखे, 3 ही तो बॉन्ड है। इस फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाई, 1 2 3, तो यहाँ पे लोन पेयर होगा। इसने भी 3 बॉन्ड बनाई, तो यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। इसने भी 3 बॉन्ड बनाई, लोन पेयर होगा। इसने भी 3 बॉन्ड बनाई, लोन पेयर होगा। हालांकि जो फॉस्फीन बनेगा ना अमोनिया के जैसे PH3, वो लेस बेसिक होगा अमोनिया से, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये जो पूरा एंगल है 120 होगा, ये छोटा एंगल 60 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे होगा रिपल्शन। ये देखो लोन पेयर है ना, इनके बीच में होगा रिपल्शन। यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। काफ़ी रिपल्शन है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप वैसे भी देखें तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं, अगर कोई एक फॉस्फोरस देख लें तो एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, लोन पेयर है तो सिग्मा। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक फॉस्फोरस, सिर्फ एक फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ इस वाले की, है ना। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब इसकी ज्योमेट्री हुई, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री हुई टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो इसका आइडियल जो एंगल होना चाहिए, आइडियल एंगल वो होना चाहिए टेट्राहेड्रल में। आइडियल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री नहीं होता मेरे हिसाब से, 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना। टेट्राहेड्रल में जो आइडियल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग, आई कांट रिकॉल, ऐसे भी हो सकता है। बट ड्यू टू लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसमें बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। देख पा रहे हो आप किस किस के बीच में, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। कौन सा वाला, लोन पेयर रिपल्शन, बहुत ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन है। 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, दिख रहे हैं। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई। शेप नहीं बोल रहा हूँ, आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। बट ड्यू टू लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो लोन पेयर के बीच में, बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस टू, क्योंकि ये देखो ना 2 बॉन्ड्स हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, इनके बीच का एंगल देखो, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इनके बीच का एंगल 60 है। ये क्यों देख रहे हो तुम इतना दूर है, पहले ये देख लो ना, ये दोनों। तो बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस टू 60 डिग्री, रिड्यूस टू 60 डिग्री। और 60 डिग्री बहुत ही कम हो गया भैया 109 डिग्री 28 मिनट से। तो 60 डिग्री की वजह से इसमें आता है एंगुलर स्ट्रेन। क्या आता है, एंगुलर स्ट्रेन। तो आपको पता चला ना एंगुलर स्ट्रेन क्यों आ रहा है। मेन कारण तो इसका लोन पेयर के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ठीक है। तो 60 डिग्री की वजह से इसमें एंगुलर स्ट्रेन आया। एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल है और अपने एलोट्रॉप्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है अपने उसमें, जो इसके बाकी हैं रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस से। ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है भैया, ठीक है। ये आप याद रखना, क्लियर है, शाबाश। इसके बाद थोड़ा बात करते हैं हम रेड फॉस्फोरस की। वाइट फॉस्फोरस की तो बात ये थी, रेड फॉस्फोरस की बात करेंगे। तो रेड फॉस्फोरस में यार पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, ये बीच वाला बॉन्ड टूट जाता है। इस बॉन्ड को हम लेटरल बॉन्ड बोल सकते हैं। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, LB है, लेटरल बॉन्ड। तो ये टूट जाता है क्योंकि इसे और भी जोड़ना है ना पॉलीमर्स बनाने। तो वाइट फॉस्फोरस के बाद आता है रेड फॉस्फोरस। ब्लैक की तो देखो अभी भी स्टडी चल रही है तो उसके बारे में इतनी बात नहीं है। रेड फॉस्फोरस का होता है पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। और जो लेटरल बॉन्ड है, अभी आपको दिखाया था ना बीच वाला बॉन्ड जो है लेटरल बॉन्ड, तो लेटरल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे लेटरल बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, टूट जाता है। तो अब कैसा बनेगा, जैसे 2 बनाओगे आप एक साथ तो उसमें लेटरल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो पहले एक ही बना लो, वो बॉन्ड को यूटिलाइज़ करेंगे कहीं। तो एक फॉस्फोरस हो गया,
फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऐसे तो बनेंगे ही इनके। ये वाला लेटरल बॉन्ड है नहीं, अब ये जो है ना डैश वाला, ये लेटरल बॉन्ड है नहीं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर फ्री हो गए, तो एक और फॉस्फोरस को जोड़ दिया उसने, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे है। बीच वाला बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, तो उसने एक और को जोड़ दिया, और ऐसी चेन चलती रहती है। ये इसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमर। इसमें लेस एंगुलर स्ट्रेन होता है देन कौन सा फॉस्फोरस, इसमें होता ही नहीं है वैसे एंगुलर स्ट्रेन, पर आप बोल सकते हो लेस एंगुलर स्ट्रेन होता है। एंगल की वजह से जो स्ट्रेन आता है, लेस एंगुलर स्ट्रेन ड्यू देन कौन से, वाइट फॉस्फोरस उससे कम होता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है, किससे, वाइट से। और इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें तो रिलेटेड थी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है वो क्या है भैया, लेस है। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड टूट गया, तो अब एंगुलर स्ट्रेन इतना ज़्यादा नहीं है, वाइट फॉस्फोरस के मुकाबले कम एंगुलर स्ट्रेन है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ है। और क्या है, ये जनरली बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है, तो लेटरल बॉन्ड ब्रेक होने के पीछे कारण यही है कि हम जब वाइट से रेड बनाते हैं, वाइट से जब हम रेड बनाते हैं तो हम हीट करते हैं, कितने केल्विन में, 573 केल्विन में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ड्यू टू हीटिंग फॉर इंटर कन्वर्जन ना, वाइट से हमें रेड बनाने, तो ड्यू टू हीटिंग लेटरल बॉन्ड ब्रेक्स, लेटरल बॉन्ड जो होते हैं टूट जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। हीटिंग की वजह से लेटरल बॉन्ड जो है हमारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, होता क्या है फिर, वो आप खुद ही देखो, वहाँ पे तो क्या था, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हर फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा था, 4 या 3, खुद सोचो, 3 बना रहा था भैया, कैसे, खुद ही देखो ना, ये भी जुड़ा था, वहाँ पे ही बात कर रहा हूँ वाइट में। तो इस फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, इस फॉस्फोरस ने 1 2 3, इस फॉस्फोरस ने 1 2 3, इस फॉस्फोरस ने 1 2 3, बट अब ये लेटरल है नहीं, तो ये वाला जो हमारा है ये वर्टिकल फॉस्फोरस है, वर्टिकल फॉस्फोरस, और ये वाला है हमारे पास लेटरल फॉस्फोरस। वो वर्टिकल फॉस्फोरस है और ये कौन सा है, लेटरल फॉस्फोरस है। वर्टिकल फॉस्फोरस तो 3 बॉन्ड ही बना रहा है अभी भी, 1 2 3, ये वाला फॉस्फोरस 1 2 3, वाला वर्टिकल फॉस्फोरस 1 2 3, ये वाला फॉस्फोरस 1 2 3। तो यहाँ पे एक मेन बात ये है, जो हमारा वर्टिकल फॉस्फोरस है, वर्टिकल फॉस्फोरस, उसने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड्स बनाए। हालांकि कैटिनेशन नहीं है, बट कोई बात नहीं। पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल या लेटरल है, लेटरल मतलब हॉरिजॉन्टल ही होता है, हॉरिजॉन्टल, या तुम ये मत सोचना लेटरल लेंथ होती है जो, नहीं, हॉरिजॉन्टल या लेटरल फॉस्फोरस है, वो गलत है, मैथ मत घुसेड़ो यहाँ। कितने बॉन्ड बना रहे हैं बच्चे, ये वाला लेटरल है 1 2, ये वाला 1 2, ये वाला 1 2, सर ये 3 भी तो बना रहा है भाई, एक मॉलिक्यूल में देख, बस एक ही में देख, ये वाला इधर से देख, 1 और 2, उधर मत देख, इंटर मॉलिक्यूलर देख ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर, अंदर ही अंदर, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेटरल वाला कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भैया, गुड। ये हमारी बात थी किसकी, वाइट नहीं रेड फॉस्फोरस की, ठीक है। ये अच्छा, जो वाइट फॉस्फोरस होता है क्योंकि रिएक्टिव होता है, तो उसे हम होल्म्स सिग्नल्स के जैसे यूज़ करते हैं। आपको बताए थे ना केमिल्यूमिनेसेंस, तो होता क्या है, मान लो कोई, जैसे आपने देखा होगा एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है उस पर कोई क्या नहीं करता, क्लेम नहीं कर सकता। हालांकि कुछ कंट्रीज़ मानती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया मानती है, चाइना मानती है, ठीक है, बेलारूस, ये सब चीज़ें अपना अधिकार मानती हैं वहाँ पर, बट वो एक ओपन एक्सपीडिशन वाली जगह है, वहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने क्या बनाए हैं, पोलर स्टेशंस बना रखे हैं, वहाँ पे वो एक्सपीडिशन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिग्नल्स शिप होते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि आगे आइसबर्ग है या नहीं है, लाइट तो होती नहीं वहाँ, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं एक्सपीडिशन वाले, उन्हें कैसे पता चलता है कि आगे आइसबर्ग है या नहीं है, कहीं टाइटैनिक जैसा हाल ना हो जाए, तो वो होल्म्स सिग्नल का यूज़ करते हैं, होल्म्स सिग्नल,
होल्म्स सिग्नल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे एक शिप है, आगे आइसबर्ग हो सकता है। इस शिप में ना हम चेन से एक बाल्टी बांध के रखते हैं। इस बाल्टी को पानी में फेंकते हैं। इस बाल्टी के अंदर हम क्या डाल के रखते हैं? वाइट फॉस्फोरस, साथ में CH2 या CO2, ये कुछ चीज़ डालते हैं जिससे बनता है फॉस्फीन PH3। फॉस्फीन एक तरह का ग्रीन सिग्नल देता है, ग्रीन लाइट जलती है उससे, फॉस्फीन से। जब वो इवॉल्व होता है ना, प्रोड्यूस होता है, तो ग्रीन लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ग्रीन सी लाइट हो जाती है, तो आगे दिख जाता है कि हमें आइसबर्ग है या नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये जो लाइट का जन्म हुआ, इसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिल्यूमिनेसेंस। ग्रीन कलर की लाइट होती है। इसी चीज़ को हम होल्म्स सिग्नल भी कहते हैं। ये जो ग्रीन सिग्नल निकलता है इसे क्या बोलते हैं? शर्लॉक होम्स नहीं भैया, सिर्फ होल्म्स सिग्नल। ठीक है, तो वाइट फॉस्फोरस को हम होम्स सिग्नल के जैसे भी यूज़ करते हैं। तो होम्स सिग्नल इज़ अ ग्रीन लाइट केमिल्यूमिनेसेंस, green light chemiluminescence produced by फॉस्फीन PH3। फॉस्फीन की जगह वही है जो अमोनिया की जगह है ना नाइट्रोजन के लिए। जितने दिल में प्यार नाइट्रोजन पे अमोनिया के लिए है, उतने ही दिल में प्यार फॉस्फोरस के लिए फॉस्फीन के लिए है। ठीक है, तो प्रोड्यूस बाय फॉस्फीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस से ऑब्टेन्ड होता है क्या? होम्स सिग्नल। तो होम्स सिग्नल क्या है? ग्रीन लाइट का केमिल्यूमिनेसेंस है जो प्रोड्यूस होता है बाय फॉस्फीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस। ठीक है भैया, और ये यूज़ होता है यूज इन शिप एक्सपेडिशन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बैरियर्स, जैसे आइसबर्ग हो गया। तो टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बैरियर्स, पोटेंशियल जो हम पे बैरियर्स हैं या थ्रेट है। ठीक है, जैसे हमारा आइसबर्ग हो गया, लाइक आइसबर्ग होता है ना, उसका 1/10 पार्ट तो ऊपर होता है, बाकी नीचे होता है। टाइटैनिक भी उसी की वजह से गिरा था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो होम सिग्नल उसके लिए यूज़ करते हैं जी। क्लियर है? शाबाश। तो चलिए, अब अगर फॉस्फीन की बात खुली चुकी है तो हम हेडिंग लगा ही लेते हैं फॉस्फीन PH3। क्या बोलते हैं इसे? फॉस्फीन बोलते हैं। जस्ट लाइक अमोनिया, फॉस्फीन भी एक लुईस बेस है। क्या है? लुईस बेस। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन ने ले लिए अलग अलग, तो एक लोन पेयर बचा इसमें। सर ये आगे गोला क्या बनाया बेटा? कुछ नहीं है, वो गोला है ना, मिटा दे उसे। PH3 है और यहाँ पे लोन पेयर है। ऊपर भी बना सकते हैं, हाँ जी ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फीन है, लुईस बेस है। तो पहली बात तो ये है, देखो आपको क्या देखना है, फॉस्फीन इज़ वीक लुईस बेस। बाद में बात करेंगे कि बनता कैसे है, पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि अमोनिया हम पढ़ चुके हैं, उससे कंपैरिजन देख लेते हैं। तो फॉस्फीन इज़ वीक लुईस बेस देन अमोनिया। भैया फॉस्फीन का साइज़ बताऊँ कितना होता है? जितना ये वाइट बोर्ड है। अमोनिया इतना सा होगा जितना इसमें डॉट है। ठीक है, ये चीज़ है। फॉस्फीन इज़ वीक लुईस बेस देन अमोनिया। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फॉस्फीन इज़ मच लेसर, बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन सेम है भैया, इलेक्ट्रॉन के बेस पे आप बोल ही नहीं सकते। दोनों में लोन पेयर है भैया, उसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है। लोन पेयर दोनों में है, तो दोनों ही लुईस बेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक लुईस बेस है एक नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ एक वीक क्यों है। फॉस्फीन जो है वीक लुईस बेस इसलिए है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, NH3 के कंपेरिजन में क्या है, कम है। दूसरी बात, अगर आप ये देखें NH3 ऊपर है, PH3 नीचे है, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल क्या करा, बढ़ा ना,
पता है ना, अभी बताया था वाइट बोर्ड अगर फॉस्फोरस है तो डॉट होगा नाइट्रोजन, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। तो बॉइलिंग जो हमारा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो यार बढ़ना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, ये हमने करा एक्सपेक्ट, बट एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन या रियलिटी क्या आई, एक्सेप्शन या रियलिटी क्या आई, एक्सेप्शन या रियलिटी ये आई कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, NH3 का, बीइंग अ स्मॉलर मॉलिक्यूल होके भी छोटा मॉलिक्यूल है भी NH3, उसके बाद भी उसका pH3 से ज़्यादा है, तो इट इज़ ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। आप एक तो लोगे नहीं अमोनिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्योंकि pH3 का साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली आप सब ने, मैंने भी एक्सपेक्ट करा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट साइज़ पे डिपेंड करता है, बट NH3 का ज़्यादा आ गया। बीइंग अ बहुत छोटा मॉलिक्यूल ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर लड़ाई टग ऑफ वॉर साइज़ और बॉन्डिंग के बीच में है तो हमेशा बॉन्डिंग ही जीतेगी, ठीक है, ये चीज़ है। अब ज़रा हम इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन और कमर्शियल प्रिपरेशन देख लेते हैं किसकी, pH3 की। अगर आपको और कुछ चीज़ देखनी है तो pH3 की मैं आपको बता ही देता हूँ कि pH3 भी वैसे ही है जैसे कौन है, अमोनिया है, pH3 एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, लोन पेयर का एक सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो होनी तो चाहिए टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसकी शेप कुछ और ही आती है। आपने सोचा ये फैलेगा ऐसे बनेगा, फॉस्फोरस है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, आपने ऐसा सोचा, पर इन दोनों के बीच में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा तो बॉन्ड पेयर इसे धसका देगा, तो हाइड्रोजन उधर ना बनने की जगह इधर बनेंगे। देखो बॉन्ड एंगल कम हो गया ना दोनों के बीच में, ये हो गया, देखो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, क्योंकि रिपल्शन इन दोनों के बीच में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये ना बन के ऐसा बना, ठीक है। तो शेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर छुपाने होंगे, लोन पेयर छुपा दो, कैसे शेप है, पिरामिडल, और 3 कोने हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसी अमोनिया की थी ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसी इसकी भी क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, ठीक है। बट इसमें रिपल्शन इतना नहीं होगा, तो बॉन्ड एंगल pH3 में ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू NH3, तो बॉन्ड एंगल, क्योंकि इसमें इतना रिपल्शन नहीं होगा जितना NH3 में है, NH3 में तो बहुत छोटा साइज़ है ना, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल इन pH3 इज़ ग्रेटर देन NH3। pH3 में बॉन्ड एंगल NH3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो हमारे रिपल्शन है तो दोनों में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दोनों में ही हो रहा है, किस किस में, अमोनिया में भी, NH3 में भी और फॉस्फीन में भी, दोनों में ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किस में, NH3 में, और जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना कम बॉन्ड एंगल, क्योंकि NH3 में रिपल्शन ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कम हुआ और pH3 का ज़्यादा हुआ। अब हम बात करते हैं pH3 के लैब प्रिपरेशन की, फिर कमर्शियल प्रिपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले लैब प्रिपरेशन देख लेते हैं हम, किसकी भैया, हम लैब प्रिपरेशन देखना चाहते हैं फॉस्फीन की, ठीक है। अमोनिया की तो आपने देख ही ली लैब में कैसे बनता है और वैसे कैसे बनता है, कमर्शियली भी देख ही लिया। तो लैब प्रिपरेशन देखते हैं किसकी, अमोनिया की, तो ऑब्वियसली वाइट फॉस्फोरस से ही बनता है, कोई बेस से डालेंगे जैसे NaOH हो गया और वाटर की प्रेजेंस में। तो लैब प्रिपरेशन ऐसी है, P4 लेते हैं वाइट वाला, याद रखना फॉस्फीन वाइट से ही बनता है, होम सिग्नल में भी मैंने आपको बताया था। तो P4 हमें वाइट लेना है, साथ में इसमें NaOH डालेंगे, साथ में इसमें वाटर डालेंगे, तो आपका pH3 बन जाता है, बट ये इनेट एटमॉस्फेयर में होता है, तो हम या तो CO2 ले लें या कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, इन दोनों का हमें इनेट एटमॉस्फेयर लेना पड़ता है। भैया ये दोनों रिएक्शन के ऊपर हैं, नीचे ऊपर नीचे, CO2 और CH2 का इनेट एटमॉस्फेयर लेंगे तब हो जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। तो P4 लेते हैं
NaOH लेते हैं, वाटर लेते हैं, फॉस्फीन बनता है और NaH2PO2 बनता है। क्या बनता है देख लो, PH3 तो बन ही गया, PH3 P1H3। अब NaH2PO2 बैलेंस कर लेंगे अपन लोग। इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, यहीं लिख लेते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। आप सोडियम पूरा लिखा करें, यहाँ बजट की कमी है इसलिए मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, आप पूरा लिखा करें। यह है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। बैलेंस करो इसमें, P4 है, 3NaOH 3H2O, ठीक है। तो PH3 बन गया, वहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा तभी तो फॉस्फोरस पूरे हो पाएंगे। P4 है ना, 3 और 1 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, यहाँ पे हैं 6 और 3 9, 6 और 3 9, ठीक है। फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया, सोडियम 3 है, ऑक्सीजन भैया 3 और 3 6, तो 6, सही है, बैलेंस हो गया। तो ये इसका लैब प्रिपरेशन है भैया, ठीक है, याद रख लोगे, गुड, तेज बच्चे हो तुम लोग, याद रख ही लोगे। अब इसका लार्ज या इंडस्ट्रियल मेथड देख लो, इंडस्ट्रियल या लार्ज मैन्युफैक्चर क्या होगा। तो इंडस्ट्रियल या लार्ज मैन्युफैक्चर कैसे होगा, आपको कैल्शियम फॉस्फाइड लेना है, Ca3P2, ये हम पे होता है कैल्शियम फॉस्फाइट, और इसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड की, किससे, वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ। तो एक तो PH3 बना लेना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालना, CaOH होल ट्वाइस, ये लार्ज में बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम भी आ जाता है ना। इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 लगा देंगे ताकि वो 3 है, फॉस्फोरस 2 हैं तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस देखते हैं हो रहा ही नहीं हो रहा। कैल्शियम 3 है, ठीक है भैया, फॉस्फोरस 2 हैं, ठीक है भैया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन 6 हो गए ना, ठीक है। ऑक्सीजन 3, तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 6 हाइड्रोजन, अच्छा 6 वहाँ पे भी है, 6 लगा दो यहाँ पे, देखो फिर अब बैलेंस है। कैल्शियम 3 कैल्शियम, फॉस्फोरस 2 फॉस्फोरस, 12 हाइड्रोजन, 6 यहाँ, 3 2 6 यहाँ, 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, तो 3 2 6, हाँ 6 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गया, कैल्शियम फॉस्फाइड बन गया, वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिख ही रहा है आपको। या हम HCl भी ले सकते हैं, तब भी यही बनेगा। तो Ca3P2 के बाद अब हम दूसरी रिएक्शन करने जा रहे हैं, 6 HCl लेंगे, PH3 बनेगा और साथ में PH3 बचा Ca और Cl, तो CaCl2 निकाल लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम 3 है, 3 लगा देंगे और बाकी देखिए फॉस्फोरस 2 हैं, ठीक है। क्लोरीन कितना, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, क्लोरीन कितने हैं, 6 हैं, बैलेंस हो रही, देखो Ca3P2 6 HCl 2 PH3 3 CaCl2 हो गई। अब PH3 की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। तो PH3 की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, एक तो कलरलेस होता है, इसकी सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, रोटन एग स्मेल आती है। फीबली सॉल्यूबल होता है वाटर में, बहुत अच्छे से नहीं होता, रीडीली नहीं होता, फीबली होता है, बहुत मुश्किल से होता है सॉल्यूबल, आपको ही पता है, क्योंकि इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा जितनी नाइट्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का एक्सटेंट सब में होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, पर प्रोमिनेंट 3 में ही है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्लोरीन ब्रोमीन, ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन। इट इज़ कलरलेस होता है, रोटन एग जैसी पंजेंट स्मेल आती है, वीकली या फीबली डिज़ोल्व होता है वाटर में, और वीक लुईस बेस है ना, कंपैरेटिवली अपने ग्रुप में वीक लुईस बेस है ना, अमोनिया से तो वीक ही है, तो वीक लुईस बेस है। और क्या जोड़ें, बस इतना है, कलरलेस है, रोटन एग जैसी पंजेंट स्मेल है, फिजिकल प्रॉपर्टी में यही तो आता है। हाँ, एक और बोल सकते हैं कि हाईली पॉइजनस है, इसलिए वो जो होम सिग्नल है उसके बाद सब अंदर को छुप जाते थे कैबिनेट में,
ठीक है, बोटके, तो हाईली पॉइजनस है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, शाबाश। देखो एक लुईस बेस वाली इसके रिएक्शन दिखा लेता हूँ तुम्हें, तो उसे क्वेश्चन में लिख लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन PH3 रिएक्ट विद, PH3 आपको पता है क्या है, लुईस बेस के जैसे रिएक्ट करेगा। PH3 रिएक्ट विद HBr, जैसे HCl होता है एसिड, लुईस एसिड, ऐसे ये भी HBr भी लुईस एसिड है। ठीक है, वह मार्कोनिकोव थोड़ी लगेगी यहाँ, एसिड बेस रिएक्शन है ये। PH3 लोन पेयर होता है, HBr है, ये लोन पेयर इसके प्रोटॉन को दे देगा ये, तो PH4Br बनाएगा। क्या बनाएगा? PH4Br, वो होता है अमोनियम ब्रोमाइड। ये क्या होगा? फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, राइटिंग गंदी हो गई ना मेरी, कोई बात नहीं, क्लियर है इतना। HBr आप जानते हो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। एक आप पे क्वेश्चन आए, व्हाट हैपन्स व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद NaOH, तो आपको पता है P4 जो हमारा वाइट होता है NaOH के साथ रिएक्ट करता है, H2O भी डालना पड़ता है, फॉस्फीन बनता है, याद है ना, अभी करी थी रिएक्शन, तो वो चीज़ है। फॉस्फोरस के थोड़े हाइलाइट देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन के हाइलाइट देखे ऐसे फॉस्फोरस के भी हाइलाइट देखेंगे। ग्रुप 15 वाले सबको हम E लिख रहे हैं, E से डिनोट कर रहे हैं ना, पता है ना आपको, गुड। तो हम बात करेंगे फॉस्फोरस के हाइलाइट की। PCl3, PCl5 ये देखा है आपने, है ना। PCl3 तो सबसे बढ़िया है अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत बढ़िया। SOCl2 तो सबसे बढ़िया होता है उसमें, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो फास्फोरस के हैलाइड कैसे फॉर्म के आगे, या तो एक तो आगे PX3, X होता है हेलोजन, P फास्फोरस ही है, या PX5। देखो X5 में सबसे प्रोमिनेंट तो आयोडीन होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, तो ये बड़े कंपाउंड बना सकता है। PCl3 के बहुत फॉर्म है, PCl3 है, PBr3 है, वहाँ पे जैसे PI5 हो गया, PBr5 हो गया, ऐसे चलते हैं। PF5 नहीं बन सकता भैया ना, PF3 बनेगा। PF3 बड़ी मुश्किल से बनेगा भी तो, PF5 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि F पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, कैसे बनाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे पहले हम PX3 वाले देख लेते हैं, ठीक है। कौन से वाले देखना चाह रहे हो? PX3 वाले देख लो ना, उससे सही रहेगा। लाइटिंग देखूं? तब से बता भी नहीं रहे हो तुम। वही सही है। ठीक है, तो PX3 टाइप देख लो, जिसमें बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, वो वाले देख लो। PX3 जो कि है फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, ठीक है। इनके कुछ रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको, देख लेना, और वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट ही लेते हैं क्योंकि वाइट ही रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जैसे फॉस्फोरस है और क्लोरीन है, और एक बार फॉस्फोरस ले लेंगे और थायोनिल क्लोराइड लेंगे, SO2Cl2, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड बैलेंस हो रहा है, SO2Cl2 SOCl2, ये होता है थायोनिल क्लोराइड, इसे चेक करना है ना, थायोनिल क्लोराइड। फॉस्फोरस तो वाइट ही लेंगे, यहाँ पे भी कैसा फॉस्फोरस है, वाइट है। 6 क्लोरीन ले लेते हैं, P4Cl3, ये 12 हो रहा है। PCl3 अगर हम बनाएं तो 4 लगा दें, हो गया बैलेंस, 4 3 जा 12 और 4 ये, ठीक है। और यहाँ पे देखें, क्योंकि बनाना ट्राईहैलाइड है, तो ये PCl3 बनेगा, एक SO2 निकाल लो, साथ में इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन 3 चाहिए ना, 3 यहाँ लगाएंगे, वहाँ 4 लग जाएगा। सल्फ़र फिर कितने हो गए, और क्लोरीन भी तो है, क्लोरीन के साथ कौन जाएगा, सल्फ़र जाएगा। P4 SOCl2 PCl3 SO2 सल्फ़र क्लोराइड H2Cl2
बैलेंस करना पड़ेगा, 3 से तो बात नहीं बनेगी। 6 8 8 करें, 8 8 2 जा 16, 4 यहाँ हो गया, 4 3 जा 12 और ये 16 है, 4 लेंगे, 4 2 जा 8 और 12, 4 नहीं 2 ले लेते हैं। अब सही हो गया, देखो 8 2 जा 16, 12 और 4 ये 16, 4 ही हो गए और 4 और चाहिए तो 4SO2। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 8, यहाँ पे भी 8 है, देखो बैलेंस हो रहा है। P4 प्लस 8SOCl2, 4PCl3 प्लस 4SO2 प्लस 2H2Cl2, हाँ बैलेंस हो ही गया। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इनकी PCl3 की ना। बेसिकली कोर्स में PCl3 है तो उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड में PCl3 देखा हमने अभी, औरों की इतनी रिमार्केबल प्रॉपर्टी दे नहीं रखी, क्लास 12th में तो इतनी है और PhD तो करनी नहीं है तुम्हें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ PCl3, PCl3 वैसे ही होगा, लोन पेयर होंगे, लोन पेयर यूटिलाइज हो जाएंगे पेंटा हैलाइड में। ठीक है, तो ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है और मॉइस्चर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है एंड गेट्स हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। उस पर बेसिक रिएक्शन कर लेते हैं। PCl3 है, वाटर डालो तो मेरे हिसाब से POCl3 बनाएगा ये, फॉस्फोरस क्लोराइड, POCl3। POCl3 हाइड्रोलाइज बोल रहे हैं तो मतलब एसिड भी होगा। H का तो हुआ ही नहीं ना काम, और तो फॉस्फोरस एसिड बनेगा फिर H3PO3। कुछ और भी निकलेगा पता नहीं, पहले तो इसे बैलेंस करना है। 3 लगा देंगे यहाँ, एसिडिफाइड वाटर में होगा ये, हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, बैलेंस करो इसे। PCl3 हो गया, 3 हाइड्रोजन यूज़ हो गए, 3 बचे हैं, 3 क्लोरीन, 3 HCl भी निकाल लो। बैलेंस देखो हो रही है, हाइड्रोजन 3 6 हो गए, ऑक्सीजन 3 बैलेंस, फॉस्फोरस 1 क्लोरीन 3। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो कब लगता है, जब कमी होती है। ठीक है, तो यह है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। चलो शाबाश, तो एक तो ये देख लिया तुमने प्रॉपर्टी में, इट इज़ अ कलरलेस ऑयली लिक्विड और ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं मॉइस्चर के प्रेजेंस में, जैसे ही मॉइस्चर से आया। दूसरी बात, जब ये बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है वो भी देखेंगे। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, तो OH ग्रुप के साथ रिएक्ट कर लेता है ये, तो इट रिएक्ट विद compounds containing OH ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो इट रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप टू कन्वर्ट देम इनटू क्लोरो डेरिवेटिव, उनको क्लोरो डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता है, क्लोरो डेरिवेटिव। और OH ग्रुप वाला ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अल्कोहल। तो जैसे PCl3 रिएक्शन देते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है C2H5OH के साथ, तो इससे बना देगा ये C2H5Cl प्लस बचा क्या, POCl3 बना देगा या H3PO3 बना देगा। ठीक है, C2H5Cl2 बन गया। अब क्या करें, PCl3 है, C2H5Cl है, Cl 3 है ना, इसको भी 3 ले लेते हैं, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ C2H5Cl, 3O 3H 1P
तो इसे बना सकते हैं POH होल थ्राइस या H3PO3, ये बन सकता है। या तो POH होल थ्राइस बोल लो या H3P1O3 H3PO3। अभी लिखा था ये H3PO3 क्या होता है, बताओ क्या होता है? ऑर्थो फास्फोरस एसिड होता है, अभी लिखा था ना, यही है। ऐसे ही और भी हैं, जैसे ये क्या कर सकते हैं, OH कंटेनिंग ग्रुप एक और होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH एसिड वाला ना, उसको भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो PCl3 है और CH3COOH है, इसको कन्वर्ट करेगा ये, तो एक OH ही तो भगाएगा, CO तो बचेगा ही, यहाँ से भी OH गया, यहाँ से भी OH गया, तो ये बनेगा CH3COCl। बच्चे ये भूले तो नहीं, ये क्या है? इथ है ना, 2 कार्बन है, तो इथाइल क्लोराइड है ये, इथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड। ये चीज़ क्या है? ये एसिटाइल वाला कंपाउंड है, एसिड ग्रुप है ना, ये कॉमन नेम बता रहा हूँ, तो इसका एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसको भी रिएक्ट करेंगे, CH3COCl, ये भी 3 ही लेना पड़ेगा, H3PO3 इसमें भी बन जाएगा, 3 ले लेंगे तो 3 CH3CO, ठीक है, 3 Cl, 1 P 2 O 2 H, 1 P 2 O 2 H, तो H3PO3 मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ से भी निकल गया। ये PCl3 की प्रॉपर्टी थी भैया, ठीक है। ये अब PCl5 की बात करते हैं, क्लियर, शाबाश। PCl5 की भी बात करेंगे। PCl5 के पहले जो रिएक्शन प्रोड्यूस होने की है वो देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखेगी तो वो भी लिखेंगे। चलिए।